नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आइए आज से हम लोग डाइस की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। डाइस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। यह प्रयास आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप सफल होंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी इच्छा सभी को शिक्षा। डाइस एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में आता है और आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें डाइस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार उस एग्जाम में प्रश्न डाइस से पूछे गए हैं। डाइस के प्रश्न यदि हम लोग देखें तो लगभग डाइस में हमें 7 प्रकार के प्रश्न पढ़ने होते हैं। पांसा जो होता है डाइस, इसको हम 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक डाइस और दूसरे को हम कहते हैं लॉजिकल डाइस। बेसिक डाइस में 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। विपरीत सतह को ज्ञात करना, पांसे की पहचान करना, सतहों पर आधारित प्रश्न। अपोजिट सरफेस जो आपको फाइंड करनी है वह यहां पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाइस, पांसे की पहचान करना यहां पे पूछा जाता है। और जो सरफेस पर आधारित प्रश्न होते हैं वो भी यहां पे आपसे पूछे जाते हैं। पांसे का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, लॉजिकल डाइस में आते हैं तो 4 प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं। पांसे पर अंकन है ना, तो पांसे पर जब हम किसी चीज को लिखते हैं, मतलब कंटेंट ऑन द डाइस, जो पांसे की सरफेस पर किसी चीज को लिखते हैं तो कहते हैं पांसे का अंकन। रिक्त सतह को भरना या रिक्त स्थानों को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है ये वाला और बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। पांसे का घुमाव, रोटेशन ऑफ द डाइस। तो लगभग देखें तो 7 प्रकार के प्रश्न हमें यहां पर पढ़ने हैं। जब हम किसी भी पांसे की बात करते हैं, अगर वो आकृति पांसा है तो वो आकृति केवल 3 ही प्रकार की हो सकती है। अर्थात यहां पर हम कहें कि पांसे की ये जो 7 प्रकार के टाइप बनते हैं, जिनको हम 7 प्रकार के प्रश्न कहते हैं, वो 3 ही तरह के पांसे से मिलकर बनते हैं। अगर किसी आकृति को पांसा होना है तो पांसे को 3 ही प्रकार का होना पड़ेगा या पांसा 3 ही प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस और नो सरफेस कॉमन डाइस। यदि हम हिंदी में कहें तो पांसे में पहला जो प्रकार है उसका मतलब होता है आसानी से एक सतह समान। जो दूसरे प्रकार का पासा होता है उसको हम कहते हैं 2 सतह समान। 2 सतह समान, अभी हम लोग सब इसको जानेंगे। और जो तीसरे प्रकार का पासा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोई सतह समान नहीं, नो सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं। तो 3 प्रकार का पासा आपका हो सकता है। बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। यह सभी कक्षाएं आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दी जा रही हैं। आगे की भी कक्षाएं यहां से मिलेंगी। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गई, परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट, परीक्षा की सूचनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन पर आधारित हैं, अनुभव पर आधारित हैं, जो आप लोगों को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है इस कंपटीशन के युग में, एरा में, वो इसी चैनल से आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इस चैनल को अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से देते रहिए। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। यह भी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक चैनल है, संस्था का ही एक चैनल है, लेकिन इसकी गतिविधि थोड़ी सी अलग तरीके से चलेगी जो बिल्कुल संस्थान से कनेक्ट रहेगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए, अगर हम किसी पासे की आकृति को देखें तो एक पासे की मूल आकृति इस प्रकार से होती है। इसकी क्या विशेषता होती है? 6 बराबर सतह होती हैं। कैसे? यदि हम किसी पासे को यहां पर बनाते हैं, गौर से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते चलते हैं। यह एक पासे की आकृति है। पासा जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। लोअर पीसीएस 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पासा किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति है। तो पासा जो होता है वो त्रिविमीय, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल, 3D आकृति है। पासे की 6 बराबर सतह होती हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो ये कितनी सरफेस होती हैं? 6 बराबर सरफेस होती हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है? बराबर होती है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बराबर हो, इसको या तो हम डाइस कह देते हैं या हम क्यूब भी कह देते हैं। तो पासा और घन, इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट यहीं से निकलते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। अगर 6 सतह हैं और वो बराबर नहीं है तो फिर वो घन नहीं रह जाता। अगर 6 सतह हैं और वो बराबर है तो या तो वो क्यूब है या तो डाइस है, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर 6 सतह हैं और 6 सतह बराबर नहीं है
तो वो क्यूबिड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके घनाभ से भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। 6 सतह है लेकिन बराबर नहीं है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। पासे की जो मूल आकृति होती है वो निश्चित रूप से ऐसी होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए हम जिस आकृति का उपयोग करते हैं वो हम इस आकृति का उपयोग नहीं करते हैं। आपने किताबों में, एग्जाम पेपर पर, प्रैक्टिस सेट पर कहीं भी पासे को अगर देखा होगा तो आपने इस मूल आकृति में कतई नहीं देखा होगा। वह जो पासे की आकृति होती है, वह पासे की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। मतलब पूरे पासे को देखने के लिए, जैसे हम सभी लोग कहते हैं कि हम 3D पिक्चर्स को पूरा नहीं देख पाते। जब आप थिएटर में जाते हैं और आपको 3D मूवी देखनी होती है तो आपको एक अलग से चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। तो पासे को हमें हल करना होता है, हमें पूरी 6 सतह की जरूरत होती है। तो कंटेंट के रूप में जब हम पासे को यूज करते हैं तो हम किसी किताब में या किसी पेपर में जब उसको देखते हैं, कहीं भी लिखा हुआ या छपा हुआ देखते हैं, तो हम ऐसे आकृतियों को देखते हैं। मतलब 6 सतह वाली जो एक बराबर सतह वाली जो आकृति थी, उस 6 बराबर सतह वाली आकृति को हम 3-3 सतह वाली 2 आकृतियों में बांट के पढ़ते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए हम पासे की जिस आकृति या फिगर का यूज करते हैं वो ये पासा होता है। और एक पासे में कितनी सतह रिफ्लेक्ट होती हैं? 3 सतह रिफ्लेक्ट होती हैं। तो 2 पासे में कितनी सतह रिफ्लेक्ट होगी? 6 सतह रिफ्लेक्ट होगी। तो इस प्रकार की आकृति से आइए कैसे पासे को पढ़ते हैं, कहां से पासे की कैलकुलेशन शुरू होती है, कैसे हमें पढ़ना है, हम इसको प्रारंभ करते हैं। यह एक बेसिक बात है पासे के बारे में। तो आइए पासे के उस भाग को अब पढ़ना शुरू करते हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक पासा होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। तो क्या नेचर होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? 1 सरफेस कॉमन को। 1 सरफेस कॉमन को सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपके लगभग यहां से बनते हैं, और यही लॉजिकल डाइस का आपका बेसिक भी है ना। इसको हम लोग कहते हैं एक सतह समान। तो एक सतह समान का बेटा क्या नेचर होता है, इसको देखने की जरूरत है। कैसे कॉमन होता है पासा? तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बोर्ड को 3 भागों में बांट देते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। 1 सरफेस कॉमन डाइस में जब हमें निर्देश दिया होता है तो उसमें लिखा होता है, जैसे मैंने लिखा कि एक पासे की 6 सतहों पर ए से लेके एफ तक की वर्णमाला को, अल्फाबेट्स को लिखा गया है। इसका मतलब क्या लिखा गया है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब हमने पासे की आकृति को बनाया। जो आकृति हम लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस की है, एक आकृति ये बनाई और एक आकृति हम लोगों ने पासे की यहां पे बनाई। अब दोनों आकृतियों में हमने लिखा जो लिखने के लिए कहा गया। तो इसमें मैंने लिखा ए, बी, एफ। यहां पे मैंने लिखा डी, ई, बी। अब पासे की दोनों आकृतियों को जब आपने देखा तो ये एक ही पासे की दोनों आकृति हैं। एक ही पासे की दोनों आकृतियों को जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि अगर एक आकृति में 3 सतहें दिखाई देती हैं तो हमें 2 आकृति में 6 सतहों को दिखाई देना चाहिए। कैसे? 3 इसमें, 3 इसमें। लेकिन आपने दोनों में देखा कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो सतह है, ये दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इस नेचर को हम लोग कहते हैं 1 सरफेस कॉमन। जब कोई सतह दोनों में कॉमन हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 सरफेस कॉमन कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर आपको 5 ही सतहें दिख रही हैं। गौर से देखिएगा। तो एक सतह के स्थान को इसने घेर लिया। जो सतह दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसको कहते हैं कॉमन सरफेस। जैसे जो बी है वो क्या है? कॉमन सरफेस। लेकिन जब एक सतह के स्थान को घेर लेगी तो जो सतह हमें नहीं दिखाई देगी, मतलब इन 6 में तो शामिल है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ऐसी सतह जो दोनों आकृतियों में हमें नहीं दिखाई दे, ऐसी सतह को हम कहते हैं हिडन सरफेस, छिपी हुई सतह। कौन सी सरफेस? हिडन सरफेस, या अदृश्य सतह, या तो छिपी हुई सतह। तो कौन सी सतह दोनों में नहीं दिखाई दे रही है? ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है, सी नहीं है। तो इसका मतलब जो सी हो गया वो क्या हो गया? हिडन सरफेस। एक कंडीशन में ऐसी होती है कि कॉमन सरफेस का विपरीत सीधे सीधे हिडन सरफेस होती है। कॉमन सरफेस का विपरीत सीधे सीधे हिडन सरफेस होती है।
इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम वन सरफेस कॉमन में हैं और वन सरफेस कॉमन में जो कॉमन सरफेस है उसका विपरीत हमेशा क्या होगा, हिडन सरफेस होगा, छिपी हुई सतह होगी। तो अगर सीधे सवाल इस प्रकार से आ गया और आपने नेचर को देखा कि वन सरफेस कॉमन का सवाल है, तो तुरंत देख लीजिए जो दोनों में उपस्थित हो उसका विपरीत हमेशा वो सतह होगी जो दोनों में उपस्थित ना हो। तो कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन, और हिडन का विपरीत क्या होता है, कॉमन। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इस स्थिति में क्या बन रहा है, तो इस स्थिति में आपने बताया कि कॉमन कौन सी है, बी है, और हिडन कौन सी है, सी है। तो बी का विपरीत सी होगा और सी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। अब बारी आती है कि यदि हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हो तो हम क्या करेंगे। तो सभी सतहों के विपरीत यदि आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों डाइस में जो कॉमन सरफेस है उससे आप क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। जैसे दोनों डाइस में कॉमन सरफेस क्या है, बी। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं क्लॉकवाइज कैसे घूमे। तो जैसे ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, एक बार समझ लीजिए इस डाइस के लिए ये 12 है, ये 3 है और इधर क्या होगा, 9। क्लॉकवाइज होता है मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, ऐसे। तो दोनों से क्लॉकवाइज जब आप घूमेंगे तो यहां से लिखिए बी एफ ए, हम घूमे तो हमने लिखा बी एफ ए। यहां से भी कॉमन घूमिए तो कॉमन के नीचे कॉमन को लिखिए, बी के नीचे बी हो गया, एफ के नीचे ई आ गया और ए के नीचे क्या आ गया, डी। सीक्वेंस से लिख लीजिए, जो कॉमन है उसके नीचे कौन होगा, हिडन होगा, तो बी के नीचे क्या होगा, सी। इसका मतलब है अब आप सभी सतहों के विपरीत को निकाल चुके हैं। कैसे, अगर हम कहें बी का विपरीत क्या होगा तो सी होगा, सी का विपरीत क्या होगा तो बी होगा, एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा, ई का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, और ए का विपरीत क्या होगा, डी होगा, और डी का विपरीत क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। जैसे हम एक और सवाल को लेते हैं, फिर समझिए। जैसे मैंने कहा कि किसी पासे की 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, जिससे कभी आप पासा ना भूलें। अब हमने यहां पे पासे की 2 आकृतियों को बनाया, एक इसको और एक इसको। चलो यहां पे मैंने लिखा 4 3 5, यहां पे मैंने लिखा 2 6 4। अब पासे की जब इन दोनों आकृतियों को आपने देखा तो आपने देखा इन दोनों आकृतियों में एक नेचर आपको समझ में आ रहा है, क्या, कि इन दोनों आकृतियों में 4 क्या है बताओ, कॉमन है। देख पा रहे हैं आप। तो इन दोनों आकृतियों में अगर 4 कॉमन है तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अगर दोनों में 4 कॉमन है तो इसका मतलब है एक सतह कॉमन है। तो इस पासे को हम लोगों ने क्या कहा, वन सरफेस कॉमन कहा। अब अगर एक सतह कॉमन है तो निश्चित रूप से एक सतह हिडन भी होगी। तो हिडन सरफेस क्या है, हिडन सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अलग अलग लिखा होता है, कहीं कहीं इसको हम लोग शब्दों में पूछते हैं अदृश्य सतह कहते हैं, कहीं कहीं हम लोग इसको क्या कहते हैं, छिपी सतह कहते हैं, छिपी हुई सतह। अदृश्य सतह या तो छिपी हुई सतह, इंग्लिश में हिडन सरफेस सबसे अच्छा टर्म है। अब देखो 4 अगर दोनों में कॉमन है तो 4 तो ये हो गया। अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूं कि 4 का विपरीत क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, जो हिडन सरफेस होगी वो विपरीत हो जाएगी। तो दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर दोनों में 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 क्या हो गया, हिडन। इसका मतलब 4 का विपरीत 1 हो गया और 1 का विपरीत क्या हो गया, 4। अब आप बताओ यहां पर अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं, ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 4 का विपरीत 1 हो गया और 1 का विपरीत 4 हो गया, क्योंकि कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन, और हिडन का विपरीत क्या होता है, कॉमन। कॉमन सरफेस को हम हिंदी में कहते हैं समान सतह या उभयनिष्ठ सतह। क्या कहते हैं, समान सतह या उभयनिष्ठ। अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों पासे में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। तो कॉमन सरफेस क्या है, 4। अब 4 से घड़ी की सुई की दिशा में घूमिए तो आपने लिखा 4 5 और 3। यहां से भी जब 4 से आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा, 4 2 6। अब बताओ 4 के नीचे क्या आएगा, तो कॉमन के नीचे क्या आता है, हिडन, तो क्या आएगा, 1। अब यहां पर स्पष्ट हो गया, सभी सतहों के विपरीत आपके क्लियर हो गए। 4 का विपरीत क्या होगा, 1, 1 का विपरीत क्या होगा, 4, 5 का विपरीत क्या होगा, 2, 2 का विपरीत क्या होगा, 5, 3 का विपरीत क्या होगा, 6, और 6 का विपरीत क्या होगा, 3। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे सभी सतहों के विपरीत हम निकाल सकते हैं। तो वन सरफेस कॉमन को अगर हमें पहचानना हो तो इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल है, सीधे सवाल आपके आते हैं। कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होता है। यदि हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं
तो हम दोनों पासे में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन सरफेस को लिख देंगे। क्रमशः एक दूसरे के नीचे आने वाली सरफेसेज या सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होती है। चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं जिससे आप इस पूरी चीज को कनेक्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक पासे की 6 सतहों पर P, Q, R, S, T और U लिखा है। आप सभी लोग भी इसका उत्तर करिएगा। और मैंने पासे की 2 आकृतियां यहां पर स्पष्ट रूप से बना दी ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों आकृतियों को आप एक बार देख लीजिए। ये पासे की बेटा 2 आकृतियां हैं। एक आकृतियों में यहां पे लिखा है, बताओ, P, R, S, यहां पे लिखा है T, Q, R, ठीक है। अब जैसे ही आपने इन पासे की दोनों आकृतियों को देखा, इसकी कुंडली आपको दिख गई क्या कि दोनों में R क्या है, बताओ, कॉमन है। अगर दोनों में बेटा R कॉमन है तो हिडन क्या है, अब आप तेजी से देख सकते हैं। तो U क्या है, बताओ, हिडन है। तो कॉमन का विपरीत हमेशा क्या होता है, बताओ, हिडन होता है। अगर R कॉमन है तो कॉमन का विपरीत क्या होगा, हिडन। तो अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाए तो R का विपरीत क्या होगा, U, या U का विपरीत क्या हो जाएगा, R। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। चलो अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, फिर सुनिए। दोनों डाइस में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे, बिल्कुल आसान से। ये घड़ी की सुई की दिशा है और ये घड़ी की सुई की दिशा। कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन को लिखना है। अब सीक्वेंस से पहली आकृति को लिख लीजिए तो क्या होगा, R, P, S। इसमें क्या होगा, बताओ, R, T, Q। अब R के नीचे क्या होगा, बताओ। तो R के नीचे बेटा अब होगा U। अगर ये कॉमन है तो ये हिडन है। P का विपरीत T होगा, T का विपरीत P होगा, S का विपरीत Q होगा, Q का विपरीत S होगा, है ना। तो R का विपरीत U या U का विपरीत R, P का विपरीत T या T का विपरीत P, S का विपरीत Q या Q का विपरीत S होगा। तो हम इस प्रकार से वन सरफेस कॉमन पासे को न केवल पहचान सकते हैं बल्कि उसके विपरीत को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले क्रम पर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात शुरू करते हैं टू सरफेस कॉमन। तो अब देखिए, टू सरफेस कॉमन जो डाइस होता है बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके विपरीत को हम कैसे ज्ञात करते हैं और अंतर क्या होता है। तो टू सरफेस कॉमन जो डाइस है उसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, बताओ बेटा। इसको हम लोग कहते हैं दो सतह समान। हमेशा एक बात याद रखो, रिकॉर्डिंग क्लास में आपकी तैयारी हमेशा बेहतर होती है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। यह फुली केवल पढ़ाई का मैटर होता है। और अब मैं लाइव अगर आपके डाउट ले लूं, लाइव शीट सॉल्यूशन करा लूं, तो मुझे लगता है पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है, क्योंकि यहां पर आप पूरी तरीके से एकाग्र और कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की वास्तविक डिमांड है। दो सतह समान, दो सतह समान कैसे होगा, फिर हमने इस बोर्ड को लगभग 2 भागों में बांट के हम इसका पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से आपके और अच्छे बेसिक्स क्लियर होंगे। फिर वही कंडीशन, एक निर्देश दिया गया कि एक पासे की 6 सतहों पर ए से लेके एफ तक लिखा है। तो बेसिकली ए, बी, सी, डी, ई और एफ लिखा है, हमेशा दिया रहेगा। यह आकृति बनी रहेगी तो उस पर लिखा रहेगा। ये पासे की एक आकृति है और ये पासे की दूसरी आकृति है। अगर ये पासे की दोनों आकृतियां यहां पर हैं और इस पर मैंने लिखा ए, बी, सी और यहां पे मैंने लिखा ए, बी, डी। अब आप गौर से इस डाइस को देखिए। जो डाइस अभी हम लोग पढ़ रहे थे और जो डाइस अब हम लोग देख रहे हैं, इसमें अंतर बेसिकली क्या है। अंतर बेटा इसमें यह है कि इसमें देखो यहां पर ए है और बी है, दो सरफेस, और यहां पर भी ए है और बी है, दो सरफेस। तो जब आप देखते थे कि वन सरफेस कॉमन थी, एक सतह समान थी, तो आप उसको क्या कहते थे, वन सरफेस कॉमन। अगर दो सतह दोनों में समान या उभयनिष्ठ हो गई तो इस नेचर को हम क्या कहेंगे, टू सरफेस कॉमन। ध्यान दो, जब वन सरफेस कॉमन रहता था तो वन सरफेस हिडन होता था। जब टू सरफेस कॉमन होगा तो टू सरफेस हिडन होगा। भाई जब एक सतह दोनों जगह थी तो उसने एक सतह के स्थान को घेर लिया तो एक हिडन हो गई। अब जब दो सतह दोनों जगह बैठी हैं, दोनों में दिखनी तो चाहिए 6, लेकिन दो सतह जब दोनों में कॉमन हो गई तो उसने दो सतह के स्थान को घेर लिया। तो सेम रिवर्स में हम कहते हैं, हम जिस प्रॉब्लम को वन सरफेस कॉमन कहते हैं उसी प्रॉब्लम को हम वन सरफेस हिडन भी कह सकते हैं, और जिस प्रॉब्लम को हम टू सरफेस कॉमन कहते हैं उस प्रॉब्लम को हम टू सरफेस हिडन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये वन सरफेस जैसे कॉमन था वैसे ये क्या हो गया, टू सरफेस कॉमन। अब यहां पर देखो, हिडन की बात अगर हम करें तो ई और एफ ऐसी सरफेसेज है जो यहां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तो ये तो हो गई हिडन सरफेस। ए और बी
ऐसी सरफेस है जो दोनों में दिखाई दे रही है, तो ये हो गई कॉमन सरफेस। अब यहां पर आपको नई टर्मिनोलॉजी को देखना है। सी और डी ना तो कॉमन है ना तो हिडन है, इनको हम कहते हैं अनकॉमन सरफेस। क्या कहते हैं? अनकॉमन सरफेस। एक नया टर्म यहां से जुड़ा। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? असमान सतह। असमान सतह जो ना तो दोनों में छिपी हुई हो और ना दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या हो गई बताओ? हिडन सरफेस हो गई। यहां पे बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो भी हिडन सरफेसेज होते हैं, कॉमन सरफेसेज होते हैं, उनकी बात तो बात करेंगे। टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं होती। फिर से दोहरा रहा हूं, टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं होती। कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होती है। जैसे ये तो क्लियर हो गया कि सी का विपरीत क्या होगा बताओ? डी, और डी का विपरीत क्या होगा? सी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ए का विपरीत क्या होगा, कॉमन है, और बी का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत अब आपकी हिडन सरफेसेज होंगी और दोनों ही हिडन सरफेसेज को आपको लिखना पड़ेगा, या तो ई होगा या तो एफ होगा, और बी का विपरीत भी या तो ई होगा या तो एफ होगा। आपके पास कोई भी ऐसा नियम या तरीका नहीं है कि जब दो ऐसे डाइस दिए गए हों वहां पे आप ए और बी के विपरीत को निश्चित कर सके। तो देखो होता क्या है, वन सरफेस कॉमन डाइस में जहां पे हम तीनों सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं कि ये इसका विपरीत निश्चित रूप से होगा, वहीं टू सरफेस कॉमन डाइस में केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं जो अनकॉमन है। बाकी सतहों के विपरीत को हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सतहों के जो विपरीत होंगे वो अनिश्चित होंगे। इधर और की कंडीशन होगी कि भाई ए का विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा, बी का विपरीत या तो ई होगा या तो क्या होगा? एफ। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम निश्चित कर सकें कि वास्तव में इसका विपरीत क्या होगा। तो ये बेसिक अंतर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कॉमन जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जो कॉमन सरफेसेज होते हैं उनके विपरीत हिडन सरफेसेज होते हैं। क्योंकि यहां पे दोनों कॉमन सरफेसेज होते हैं, दो हिडन सरफेस होते हैं, इसलिए दो विपरीत होते हैं। ये सभी चीजें मैं हैंड रिटन नोट्स में लिख के आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए, ठीक है। उसी चैनल पर मैं पूरी इसकी प्रैक्टिस सीट और इसका जो है पूरा हैंड रिटन नोट्स, जो चैप्टर वाइज नोट्स है रीजनिंग का, वो भी मैं आपको प्रेषित करूंगा। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप मन लगाकर समझिए। क्लियर है? चलिए, आपको ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए एक का टू सरफेस कॉमन का हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पासे की दो आकृतियां हैं और जरूरी नहीं है कि इन पर गिनती लिखी जाए, काउंटिंग लिखी जाए, अल्फाबेट्स भी लिखे जाए, शहरों के नाम, रंगों के नाम, दिनों के नाम, कुछ भी लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इन पर 6 रंगों के नाम लिखे गए हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और येलो, ठीक है। ये 6 है। अब इन 6 में से हमने इसमें अरेंजमेंट कर दिया। कैसे अरेंजमेंट किया? यहां पे मैंने लिख दिया रेड, यहां पे मैंने लिख दिया ग्रीन, यहां पे मैंने लिख दिया ब्लैक, यहां पे मैंने लिख दिया ब्लैक, यहां पे मैंने लिख दिया रेड, और यहां पे मैंने लिख दिया ब्लू, ठीक है। अब आपने जैसे ही इस दोनों पासे को देखा तो आप समझ गए कि देखो भाई, इसमें भी रेड है और इसमें भी रेड है, ठीक है, इसमें भी ब्लैक है और इसमें भी ब्लैक है। तो इस पासे का भविष्य आपको दिख गया कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है टू सरफेस कॉमन की प्रॉब्लम है। ये तो क्लियर हो गई। अब अगर हम सीधा विपरीत निकालें तो किसका निकाल सकते हैं? तो आप सीधे सीधे कहेंगे जो अनकॉमन सरफेसेज हैं वो सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो ग्रीन का विपरीत क्या हो जाएगा? ब्लू, और ब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ? ग्रीन। तो ग्रीन का विपरीत ब्लू हो गया और ब्लू का विपरीत क्या हो गया बताओ? ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस में वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहां तो दिक्कत खत्म हो गई। अब अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हो तो हम क्या करेंगे? अब हम पहले देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो आपने कहा कि रेड कॉमन है एक तो, और रेड के बाद ब्लैक कॉमन है। चलो, अब हिडन क्या क्या है? तो हिडन आपने देखो क्या दिख रहा है, तो एक तो आपको येलो नहीं दिख रहा है, तो एक तो येलो आपका हिडन हो गया, और दूसरा आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? तो ग्रीन दिख गया, रेड दिख गया, ब्लैक दिख गया, ब्लू दिख गया,
रेड दिख गया, तो कौन सा यहां पे नहीं दिख रहा है? ब्लैक ब्लू हो गया, रेड हो गया और ग्रीन हो गया, है ना। तो अब हमें नहीं दिख रहा है यहां पे, चूंकि 5 ही सतहें लिखी हैं, एक सतह और हम यहां पे ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, है ना। तो ये सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने पिंक ले लिया, तो अब ये 6 सतहें हो गई, तो यहां पे हमें पिंक भी नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली अब हिडन कौन कौन सा हो गया? एक तो पिंक हो गया और दूसरा येलो हो गया, 2 सतह हिडन हो गई। अगर हम कॉमन का विपरीत निकालें, जैसे मैं आपसे कहूं कि रेड का विपरीत क्या होगा, तो अब आपको लिखना पड़ेगा या तो पिंक होगा या तो येलो होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि रेड के बाद बताओ ब्लैक का विपरीत क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा या तो पिंक होगा या तो येलो होगा। तो सीधी सीधी बात है, टू सरफेस कॉमन डाइस से केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं, बाकी 2 सतहों के विपरीत हमारे इधर और में रहेंगे। और वन सरफेस कॉमन डाइस से हम सभी सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये तो रहा टू सरफेस कॉमन और वन सरफेस कॉमन। लेकिन क्या ऐसा परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन की आकृतियों को अलग अलग पूछा जाएगा? नहीं। ये हमने डाइस को मिनिमम कंडीशन में सेटिस्फाई कराया, मतलब जब कम से कम एक पासे की 2 आकृतियां दी गई हो। तो जो 2 आकृतियां एक पासे की हो सकती हैं, वो कैसे हो सकती हैं कि वो वन सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं और टू सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं। लेकिन जब एक ही पासे की बहुत सारी आकृतियां आपको दे दी जाए, 4 और 5, तो उनमें यह हो सकता है कि भाई वो आकृतियां वन सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं और टू सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं। मतलब 5 आकृतियों में हो सकता है कि 2 आकृतियां टू सरफेस कॉमन भी हो और 3 आकृतियां वन सरफेस कॉमन हो। तब हम उन सवालों को कैसे लगाएंगे? क्योंकि आप तो ये सोचेंगे कि सर ने तो मुझे बताया कि भाई वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन अलग, लेकिन यहां पे तो जो सवाल आया वो अलग आया कि 5 आकृतियां हैं जिसमें वन सरफेस कॉमन भी है और टू सरफेस कॉमन भी है। तो कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, इसको भी हम देखते हैं। तो अब हम एक कंबाइंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं इस बेसिक के बाद वो कैसे आपके सामने आ सकते हैं और उनको कैसे हल करना है। तो जब कंबाइंड सवाल पूछा जाता है कि दोनों ही तरीके की आकृतियों को एक ही सवाल में दे दिया जाए और 2 से अधिक आकृतियां दे दी जाए, जैसे 4 दे दी जाए, 5 दे दी जाए, तो हम कैसे हल करें? जैसे देखिए इस नेचर को आप देखिए, अब आपको एक ही पासे की 4 आकृतियां दी गई हैं, 1 से लेकर 6 तक की गिनती भी लिखी गई है। तो अब हम कैसे हल करें? तो यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, वन सरफेस कॉमन से जब आप हल करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि सभी सतहों के विपरीत एक ही बार में निश्चित हो जाएंगे, लेकिन टू सरफेस कॉमन से केवल एक ही सतह का विपरीत निश्चित होगा। नो सरफेस कॉमन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, उसको यहां पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। यह सवाल केवल वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन से ही हल होंगे। तो कभी भी जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई हो बेटा, तो आपके काम की आकृतियां केवल 2 हैं। कौन सी 2? जो वन सरफेस कॉमन है। आप चुन तो टू सरफेस कॉमन को भी सकते हैं, लेकिन टू सरफेस कॉमन से केवल आप अनकॉमन का ही जो है विपरीत निश्चित कर पाएंगे। हो सकता है अनकॉमन का पूछा गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं पूछा गया है तो आपको दिक्कत होगी। वन सरफेस कॉमन की दोनों आकृतियां चुनने में क्या फायदा होगा कि आप एक ही बार में सभी सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं और आपके काम की आकृतियां केवल 2 ही है, क्योंकि पासा यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है। आप जितनी भी तरीके से निकालेंगे उत्तर आपका एक ही आएगा। जैसे आइए सीखने के लिए इसको समझते हैं। जैसे अगर हमने पहली और दूसरी आकृति को लेने की यहां पर कोशिश की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नेचर बेसिकली टू सरफेस कॉमन का इसका होगा। क्यों टू सरफेस कॉमन का होगा? क्योंकि यहां पे भी 6 है और यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। तो यहां से आप 3 और 4 के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं। तो यहां से एक विपरीत निश्चित हो जाएगा कि 3 का विपरीत 4 हो गया और 4 का विपरीत 3। अब अगर 3 का ही पूछा गया है तो ठीक है, लेकिन अगर 6 और 2 के विपरीत पूछे गए हैं तो आप यहां से निश्चित नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए इसमें और इसमें आते हैं, तो यहां पे 2 6 4 है, यहां पे 6 4। तो देखो यहां पे भी 6 और 4 है और यहां पे भी 6 और 4 है। तो ये भी बेसिकली जो नेचर होगा वो टू सरफेस कॉमन का होगा। देखते चलिए, अब 6 और 4 कॉमन है, तो यहां से जो डायरेक्ट विपरीत आएगा वो किसका आएगा? 2 का, जो 6 और 4, 2 का विपरीत 5 आएगा और 5 का विपरीत 2 आएगा। यही हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखें, जैसे मान लीजिए इसको हमने चुना, तो 6 4 5 और यहां पे 4 1 2। अब यहां पे गौर से जब आप देखिए तो यहां पे वन सरफेस कॉमन है। कौन सी कॉमन सरफेस है? 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो ये जो नेचर दिखाएगा ये वन सरफेस कॉमन का दिखाएगा। इससे एक ही बार में सभी विश्व के सतहों के विपरीत निश्चित हो जाएंगे। जैसे कैसे? 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए तो क्या होगा? 4
6 5। यहां जब 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, 4 1 2। ठीक है, अब 4 अगर कॉमन है तो इन दोनों में से 1 से लेके 6 तक की गिनती में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। अगर 3 यहां पे हिडन हो गया बेटा, तो अब आराम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि 4 का विपरीत 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। इसको भी सेटिस्फाई कर गया और इसको भी सेटिस्फाई कर गया। हम किन्हीं और भी 2 आकृतियों से कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको सीक्वेंस में ही आकृतियां लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर ये 6 3 2 लिखा है यहां पर और यहां पर 1 4 2 लिखा है, और अगर हम इसको पहली और अंतिम आकृति से करें तब भी उत्तर आपका यही आएगा। जैसे कैसे, यहां पर अगर लिखा है बेटा 6 3 2, अगर हम इस आकृति और इस आकृति को लें, एक बार समझ रहे हैं, पूरा समझ लीजिए। तो इस आकृति में कॉमन क्या होगा बताओ, 2 कॉमन होगा। अगर हम 2 को लें, यहां पर 2 जो कॉमन है हम बदल ले रहे हैं, तो 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे आप तो क्या होगा बताओ, ये होगा आपका 2 और 2 के बाद क्या होगा 3 और 3 के बाद क्या होगा 6। यहां से जब घूमेंगे तो क्या होगा, 2 के नीचे 2, ये 4 और ये 1। अब बताओ 2 दोनों में अगर कॉमन है तो इन दोनों में एक क्या होगा, हिडन भी होगा, तो हिडन क्या होगा 5 होगा, जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे साफ साफ बताइए यहां पर आप लोग कि बताओ 2 का विपरीत क्या हो गया 5, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत ये। वही रिजल्टेंट यहां भी आया है, वही रिजल्टेंट यहां भी आया है और वही रिजल्टेंट यहां भी आया है। तो जब भी 2 से ज्यादा आकृतियां दी गई हो, हमेशा 2 ऐसी आकृतियों को चुनिए जो वन सरफेस कॉमन हो, आसानी से आपका उत्तर दे देंगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 2 से ज्यादा कितनी भी आकृतियां दी गई हो आपके लिए बेकार है, आपके लिए केवल 2 आकृतियां वही काम की हैं जो वन सरफेस कॉमन है। आप कितनी भी तरीके से लगाइए उत्तर आपका वही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जैसे एक और सवाल आगे मैंने लिया जो आपसे पूछा गया था। यहां पर 6 रंगों के नाम दिए गए हैं। जब भी ऐसी आकृतियां आए तो आप बस ये जरूर ध्यान रखिए कि 6 रंग कौन कौन से हैं, क्योंकि हिडन सरफेस को ज्ञात करने में आपको आसानी होगी। अब जैसे यहां से हम निकालें तो यहां पर देखो नारंगी है और यहां पर हरा है। ठीक है, तो सीधे सीधे लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, सफेद। अगर लाल का ही पूछा गया है तो सीधे उत्तर करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर सभी के विपरीत निकालने हैं तो हम 2 ऐसी आकृतियों को चुन लें जो वन सरफेस कॉमन हो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको चुनते हैं तो ये वन सरफेस कॉमन है। देखो यहां पे भी लाल है और यहां पे भी लाल है, घूम जाइए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, लाल लिखेंगे। यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे, बैगनी लिखेंगे। और यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, नारंगी लिख देंगे। जब हम यहां से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लाल हो जाएगा। यहां पे इसके नीचे क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा और इसके नीचे क्या हो जाएगा, रजत हो जाएगा। अब बताओ लाल का क्या नहीं दिख रहा है, इन दोनों आकृतियों में जो हिडन सरफेस है वो सभी रंग दिख रहे हैं, हमें सफेद नहीं दिख रहा है। तो लाल के नीचे क्या आ जाएगा बताओ, सफेद आ जाएगा। अब हमने सभी के विपरीत आसानी से ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो देखा कि हम कैसे, देखिए मैंने आपको क्या क्या आज बताया बेटा। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि एक पासे में हमें कितने प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी कंप्लीट किए, इसको भी कंप्लीट किए और इसको हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन पासे की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेशन के आधार पर नहीं लगता बल्कि सिद्धांत के आधार पर लगता है ना। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम लोग अब इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो क्या है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है जिसको आपने हल किया और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या पासे की बेसिक है, कैसे हम वन सरफेस कॉमन को पहचानते हैं, विपरीत निकालते हैं, कैसे हम 2 सरफेस कॉमन को पहचानते हैं, विपरीत निकालते हैं, और कैसे अगर कंबाइंड फिगर आ जाए, जो कि पेपर में यही आता है, 99% आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, तो कंबाइंड फिगर में हम कैसे करेंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि जब हम परीक्षाओं के क्वेश्चन कल परसों में सीट लगा के करेंगे, आप देखेंगे तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा किसी प्रश्न में नहीं लगेगा। तो चलिए अगली डाइस की क्लास का इंतजार करिए। आज मेरी तरफ से इतना ही। लव यू ऑल। सब लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, बस मेरी यही इच्छा है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।